हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स में वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि आंकड़ों की माध्य ज्ञात करने की आवश्यकता कब होती है और माध्यक ज्ञात करने की आवश्यकता कब होती है और बहुलक ज्ञात करने की आवश्यकता कब होती है। तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि जो भी आंकड़े आप लेते हैं, प्रत्येक आंकड़े का एवरेज वैल्यू क्या होगा, औसत मान क्या होगा। यदि आप उसे ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको दिए गए आंकड़े का माध्य निकालना चाहिए। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर हमने जो उदाहरण लिया है उसमें कितने आंकड़े हैं थोड़ा देख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आंकड़े हैं। तो उन 13 ही आंकड़ों के मान क्या है, कम बेसी है। लेकिन यदि ऐसा मान बैठे कि इन सभी के सभी 13 आंकड़े के मान अगर एक ही समान हो, ठीक है, जबकि आंकड़ों के मानों का कुल योगफल हो ही रहे, तो उस स्थिति में प्रत्येक आंकड़े का मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगा। यदि आप उस चीज को ज्ञात करना चाहते हो तो आपको दिए गए आंकड़े का माध्य ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो आप आंकड़े को क्या कर लें, आपस में जोड़ लें, आंकड़ों के मान को आपस में जोड़ दें तो कितनी प्राप्त हो जाएगी। आंकड़ों का कुल योगफल हो गया 73। यानी यहाँ लिए गए 13 आंकड़ों का मान जो है उनका कुल योगफल 73 निकल रहा है। तो उन 73 की राशि को अगर 13 भागों में बांट दिया जाए तो 73 हुआ उनके कुल योगफल। उनको यदि 13 की राशि से डिवाइड कर देंगे, ये 5.61 आ रही है। यानी कहने का मतलब है यदि इन सभी 13 आंकड़ों के मान एक समान माना जाए तो प्रत्येक आंकड़े का मान लगभग में 5.61 होना चाहिए। ठीक है, जो इस आंकड़े का क्या है, औसत वैल्यू या औसत मान है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है यहाँ दिए गए आंकड़े का मान भले ही समान न हो, लेकिन अगर उनको हम एक समान मान लें तो प्रत्येक आंकड़े का मान 5.61 के लगभग में होगा या उसके आसपास में होगा। ठीक है, भले ही यहाँ दिए गए आंकड़े में से किसी भी आंकड़े का मान इनके समान न हो। समझ पाए? तो इस प्रश्न ये पैदा होगा कि आखिरकार इन आंकड़ों का माध्य हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो चूंकि यहाँ दिया गया जो आंकड़ा है वो अवर्गीकृत आंकड़ा है, अनक्लासिफाइड डाटा है, क्लासिफाइड डाटा नहीं है, तो उस स्थिति में दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का बस सिंपल सा तरीका ये होगा या सूत्र ये होगा, माध्य बराबर क्या होगा, आंकड़ों का कुल योग बाय आंकड़ों की कुल संख्या, आंकड़ों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, तो यहाँ आंकड़ों का कुल योग कैसे करोगे, तो आंकड़ों का कुल योग प्राप्त करोगे आप 7 + 4 + 2 + 8 + 9 + 5 + 6 + 4 + 1 + 6 + 9 + 7 + 5 आंकड़ों का कुल योग निकल जाएगा। अब इस राशि को डिवाइड कर देने से, कितने से डिवाइड करने हैं, डिवाइड करने हैं इनको 13 या 13 से। 13 या 13 से डिवाइड क्यों करना चाहिए, 13 या 13 से डिवाइड करने के पीछे का उद्देश्य ये होता है कि चूंकि हमारे लिए गए कलेक्शन है उसमें कुल मिलाकर 13 आंकड़े लिए गए, इसलिए उसको 13 से डिवाइड किए। यदि यहाँ पर हम 10 आंकड़े लेते तो 10 से डिवाइड करते, 15 आंकड़े लेते 15 से डिवाइड करते। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, इन सभी राशियों को आपस में जो जोड़े तो कितना का मान प्राप्त हुआ था, 73/13 का मान प्राप्त हुआ था और इसको डिवाइड करके हम लोग प्राप्त किए थे 5.61 की राशि 73। लेकिन कई बार की हम लोग क्या देखते हैं कि आंकड़ों का कुल योग बट्टा आंकड़ों की जो कुल संख्या का फार्मूला है ये कई बार की अव्यवहारिक होने लगती है। आप इस कलेक्शन में देख लीजिए, कई आंकड़े ऐसे हैं जो एक से अधिक बार दोहराए गए हैं। जैसे आप आंकड़ा 7 को ले लें, आंकड़ा 7 को देखिए, यहाँ पर एक बार और इस जगह पर एक बार, 2 बार दोहराया गया। ठीक है, उस प्रकार से और भी कुछ आंकड़े हैं, जैसे 4 को ले लीजिए, उसको भी देखिए यहाँ पर 2 बार दोहराया गया। हो सकता है 5 को 3 बार दोहराया जाए। तो उस स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं
कि कभी कभी इन अवर्गीकृत आंकड़ों की संख्या जब अधिक हो जाती है तो इसके लिए हम लोग माध्य ज्ञात करने का एक सिंपल फार्मूला लगाते हैं और वो है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। ठीक है, ये सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या है? सिग्मा एफ एक्स का मतलब है एफ इंटू एक्स। यहाँ पर एफ कहने का मतलब है आंकड़े की बारंबारता, इंटू एक्स कहने का मतलब है आंकड़े का वैल्यू। आंकड़ों के मान को संबंधित आंकड़े की बारंबारता से गुणा करें और इस तरह से सारे के सारे आंकड़ों का मान निकालें और उन्हें फिर आपस में जोड़ दें तो कुल योगफल जो होगा वो सिग्मा एफ एक्स के नाम से जाना जाएगा। बट्टा सिग्मा एफ कहने का अर्थ होता है उन सारे आंकड़ों के बारंबारताओं का कुल योग कितना है। ठीक है, जैसे आप इस उदाहरण में क्या देख रहे हो, अगर आंकड़े 7 को ले लें, हम लोग शुरू से ही कर देते हैं, अगर तो 7 को ले लेते हैं तो 7 के आंकड़े कितने बार आए हैं? एक बार, 2 बार, तो 7 को गुना कर दे 2 से, प्लस के प्लस। अब हम लोग 7 की राशि को कट देंगे, अगली राशि है 4, तो 4 की राशि कितने बार आई है देख लीजिए, 4 की राशि आई है 2 बार, तो 4 की भी बारंबारता 2 है, फ्रीक्वेंसी 2 है, तो 4 की राशि को 2 से गुना कर दें। फिर उसमें ऐड कर देंगे क्या, आंकड़े 2 को। आंकड़े 2 देखिए कितने बार आए हैं इस प्रविष्टि में, 1 बार, तो 2 की राशि को 1 से गुना करें। प्लस आंकड़े 8 कितने बार आए हैं? 1 बार, तो 8 की राशि को 1 बार गुना करें। प्लस अब आंकड़े 9 कितने बार आए हैं देखिए, 1 बार, 2 बार, तो उस स्थिति में आंकड़े 9 की राशि को 2 बार सम्मिलित कर दें। आंकड़े 5 की राशि को गुना कर दे 2 से। प्लस आंकड़े 6 कितने बार आए हैं? 2 बार, तो 6 की राशि को 2 से गुना कर दें। और आंकड़े 1 कितने बार आए हैं? 1 बार, तो 1 की राशि को 1 से गुना कर दें। हो गया। अब इनको डिवाइड कर देंगे, कितने से डिवाइड करोगे? सिग्मा एफ से, बारंबारताओं के कुल योग से। तो यहाँ पर बारंबारताएं कहाँ पर है? ये बारंबारताएं हैं, देखिए ये बारंबारता है। 7 की बारंबारता 2 क्यों हो गई? क्योंकि 7 की राशि 2 बार सम्मिलित हुई है। ठीक है, और बारंबारता किसे कहते हैं या सांख्यिकी के बेसिक जो है शब्दों के बारे में हमने अपना वीडियोज अपलोड कर रखा है अपने चैनल में, आप उसमें जाकर इसके डिटेली जानकारी पा जाएंगे। 2 की बारंबारता है 2, 4 की बारंबारता देखिए कितनी है? 2, 2 की बारंबारता कितनी है? 1, 8 की बारंबारता है 1, 9 की बारंबारता है 2, 5 की बारंबारता है 2, 6 की भी बारंबारता है 2 और 1 की बारंबारता है 1। तो उन बारंबारताओं को आपस में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, ये वाला 2 प्लस 2 प्लस 2 और प्लस 1। ठीक है, इसको भी गुना करके आप जोड़ेंगे। बीओडीएमएस फॉर्मूला में पहले गुना का काम होता है, तो 7 × 2 कर दोगे 14 मन 14 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 9 दूनी 18 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 1 1 के 1, और उनको भागा लगा देंगे, विभाजित कर देंगे कितने से? 2 और 2 4 और 1 5, 6 और 2 8, 2 10, 12 और 1 13 से डिवाइड कर देंगे। तो इनको जोड़ें, फिर आपको आ जाएगा कितना? 14 और 8 22, 22 और 2 24, 24 4 32, 24 और 8 32 और 18 50 और 10 60 और 12 72 और 1 73/13। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा बिल्कुल 5.61 के समान ही आंसर हो जाएगा। तो आप सोचेंगे कि ये जो है माध्य बराबर आंकड़ों का कुल योग बट्टा आंकड़ों के कुल संख्या का फार्मूला सही है, कि यहाँ माध्य ज्ञात करने के लिए सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ का फार्मूला सही है। दोनों ही फार्मूला सही है। इस फार्मूला का ही शॉर्टकट फॉर्म होता है ये सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। उम्मीद करते हैं आप लोग ये माध्य ज्ञात करने के तरीके सीख लिए होंगे। ठीक है, जो है टॉपिक्स पर आएंगे, माध्यक या मीडियन कैसे ज्ञात किया जाता है। तो माध्यक या मीडियन कैसे ज्ञात किया जाता है अवर्गीकृत आंकड़ों का, हम उस पर चलें, उसकी चर्चा करें। उससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि आखिरकार आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने की जरूरत कब होती है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार के आंकड़े होंगे उसके माध्यक ज्ञात करने का अर्थ या जो जरूरत तब महसूस की जाती है जब आंकड़ों को हम लोग किसी एक क्रम या फिर ऑर्डर में सजा लेते हैं। यहाँ क्रम कहने का अर्थ क्या होता है? क्रम कहने का अर्थ होता है आंकड़ों का बढ़ता क्रम यानी आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर, या फिर आंकड़ों का घटता क्रम या फिर अवरोही क्रम, जिसे अंग्रेजी में हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं।
तो आंकड़ों को हम लोग आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में सजा लें अथवा आंकड़े को हम घटते क्रम में सजा लें। पहले उनको किसी क्रम में सजाने की आवश्यकता होती है, फिर उस क्रम में सजाने के बाद आंकड़े में जो सबसे मिडिल प्लेस पर यानी सबसे मध्य में जो आंकड़े होंगे उस मध्य आंकड़े का मान या वैल्यू कितना है, ठीक है। तो उस स्थिति में आपको माध्यक ज्ञात करने की जरूरत होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग ले लेंगे, कोई 2-3 आंकड़ा ले लेते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है। तो देखिए ये संख्यात्मक आंकड़े के मान दिए हुए हैं और हमारे कलेक्शन में कुल मिलाकर 5 संख्याएं सम्मिलित है। तो उन पांचों के पांचों संख्याओं को देखिए हम जानबूझकर ही आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में सजा कर रखा है, ठीक है। या फिर आप कोई जरूरी नहीं कि वो संख्या सीरियली हो, कभी ऐसे भी हो सकता है 1 है, 2 है, 7 है, उसके बाद 15 है कि 14 है, उसके बाद 50 है। तो ये भी देखिए आंकड़े आरोही क्रम में सजे हुए हैं। तो आंकड़े को चाहे तो आप आरोही क्रम में सजा लें या असेंडिंग ऑर्डर में सजा लें, बढ़ते क्रम में सजा लें, अथवा कोई विद्यार्थी कहेंगे कि नहीं हम उसे अवरोही क्रम में सजाना चाहते हैं, क्या इजाजत है? बिल्कुल, आप अवरोही क्रम में भी इनको सजा सकते हो। जैसे इन आंकड़ों का अवरोही क्रम कैसे हो जाएगा, तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ी मान वाले आंकड़े फर्स्ट में आ जाएंगे, मैंने 50 की राशि पहले आ जाएगी, उसके बाद फिर 14 की राशि, फिर 7, फिर 2, फिर 1 की राशि आ जाएगी। तो आंकड़े को हमने आरोही क्रम या बढ़ते क्रम असेंडिंग ऑर्डर या फिर आंकड़े को अवरोही क्रम या घटते क्रम या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे कि ये जो सजा हुआ है उसमें कुल मिलाकर कितने आंकड़े हैं, 5 आंकड़े हैं। तो उन 5 आंकड़ों में से सबसे मध्य में स्थित आंकड़ा कौन सा है, 7 का आंकड़ा सबसे बीच में है। क्यों? क्योंकि 7 के आगे देखिए 2 आंकड़े हैं 2 और 1 के रूप में, और 7 के पीछे देखिए 2 आंकड़े हैं 14 और 50 के रूप में। तो सबसे मध्य में जो स्थित आंकड़े हैं उसका क्या नाम है, उसका मान कितना है, 7 है। तो उस स्थिति में इन आंकड़ों का माध्यक हो जाएगा 7, ठीक है। जैसे यहां पर भी देख रहे हो लिए गए जो 5 आंकड़े हैं उसमें सबसे बीच में स्थित आंकड़ा कितना है, 7 का मान वाला है। 7 के आगे देखिए 2 आंकड़े हैं और 7 के पीछे भी 2 आंकड़े हैं, यानी 7 की राशि बीचों बीच में है। तो यहां पर दिए गए आंकड़े का माध्यक हो जाएगा कितना, 7। तो यानी माध्यक ज्ञात करने की आवश्यकता तब होती है जब हम ये जानना चाहते हैं या इस बात को जानने को लेकर उत्सुक रहते हैं कि आंकड़ों को यदि हम आरोही या अवरोही क्रम में सजा लें तो सबसे बीचों बीच स्थित आंकड़े का वैल्यू या मान क्या है। माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे, तो माध्यक ज्ञात करने का तरीका यह है, सबसे पहले आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में हम लोग सजाते हैं। जैसे एक बार की तो आंकड़े सजे सजाए मिल जाते हैं, आरोही क्रम में सजाए हुए मिल जाते हैं, कई बार ये अवरोही क्रम में सजाए हुए मिल जाते हैं, लेकिन कई बार ये ऐसे होते हैं जो ये आंकड़े अव्यवस्थित रहते हैं, यानी न तो ये आरोही क्रम में सजाए रहते हैं न तो वो अवरोही क्रम में सजे रहते हैं। तो उस स्थिति में हमें अपनी ओर से प्रयास करने होते हैं आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए, और हम लोग उसे अपनी इच्छा के अनुसार या तो आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में सजा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो आंकड़े दिख रहे हैं तो उनका आरोही क्रम भी तैयार कर सकते हो अथवा अवरोही क्रम तैयार कर सकते हो, दोनों में से कोई एक क्रम आप तैयार कर लेंगे, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करेगा, आपकी मर्जी, ठीक है। तो हम आंकड़ों का आरोही क्रम सजा रहे हैं, आप लोग चाहेंगे तो अवरोही क्रम में भी सजा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आंकड़ों को जब हम लोग आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा लिए, ठीक है, तो अब n इक्वल टू क्या देखते हैं हम लोग, n का मतलब क्या होता है, तो n का मतलब यहां पर हो गया आंकड़ों की कुल संख्या कितनी है। तो आंकड़ों की कुल संख्या कितने गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो n इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 13, ठीक है, जो कि एक कैसी संख्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या समझते हैं ना, ओड नंबर है ना। विषम संख्या और सम संख्या क्या होती है इसके बारे में भी चैनल पर वीडियो बना हुआ, आप वहां जाकर इसके बारे में डिटेली स्टडी कर सकते हो, ठीक है। आपके मन के हर एक कॉन्फ्यूजन को दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जो कि एक विषम संख्या है या ओड नंबर है। तो सबसे पहले देखिए विषम संख्या
n का मान यदि विषम संख्या हो गई तो उस स्थिति में अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए एक अलग फार्मूला है। और n का मान यदि एक सम संख्या हो जाएगी या इवन नंबर हो जाएगी तो उस स्थिति में अवर्गीकृत आंकड़ों का ही माध्य ज्ञात करने का एक अलग फार्मूला है। ठीक है, समझ गए। तो सबसे पहले हम लोग n = 13 जो कि एक विषम संख्या है उसका माध्यक ज्ञात करने का तरीका समझेंगे। तो माध्यक या मीडियन इक्वल टू हो जाएगा उस स्थिति में क्या, तो माध्यक इक्वल टू हो जाएगा n + 1/2वें पद का मान या फिर वैल्यू। ठीक है, तो n का मान यहाँ 13 है तो 13 + 1/2 कर दोगे वे पद का मान। ठीक है, समझ पाए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 13 + 1 कर दोगे कितना हो जाएगा 14, 14/2 कर दोगे यानी इतना पद का मान यानी 7, सातवें पद का मान। ठीक है, आप 7 को आंसर नहीं करेंगे, सातवें पद का मान जो है उसको आंसर करेंगे। अब कौन से पद में साथ में, क्या ऊपर के सीरियल में साथ में नहीं, उनको जब आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में आप सजा लिए हैं उस सजे हुए क्रम में सातवां सीरियल का मान कितना है तो गिनिए आप 1 2 3 4 5 6 7, सातवां आंकड़ा का वैल्यू कितना है 6। तो सातवें पद का मान हो गया तुम्हारा 6। तो वहां पर इस अवर्गीकृत आंकड़ों का जो कलेक्शन है तो उसका जो है माध्यक या मीडियन का मान निकल गया 6 और इसे आप लोग आंसर कर दें। ठीक है, या फिर कह सकते हो n का मान यदि एक विषम संख्या रह जाए तो माध्यक ज्ञात करने का, मीडियन ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया n + 1/2वें पद का मान। आपको इतना चीज तो याद रखना पड़ेगा जी, है ना। कहा जाता है कि गणित में या कोई भी सब्जेक्ट में, ठीक है, कुछ बातें जो होती है वो बेसिक बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। यदि विषम संख्या हो गई उसका माध्य ज्ञात करने का तरीका सीख लिए, लेकिन आपके मन में एक सवाल उठेगा यदि यहाँ पर n का मान 13 नहीं होकर केवल 12 रहता, लास्ट वाले आंकड़े यदि हम मिटा देते, 9 की राशि केवल एक बार आ जाती, मान के चलिए इसको हटा देते हम, तो n का मान क्या हो जाता तब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी n का मान तब क्या हो जाता 12 हो जाता। और n का मान 12 जब हो जाता तो वह तो एक विषम राशि नहीं होती, n का मान 12 है। 12 क्या एक विषम संख्या है, ये तो विषम संख्या नहीं है, ये कैसी संख्या है सम संख्या, इवन नंबर है। तो n का मान यदि एक सम संख्या के रूप में आ जाए तो इन आंकड़ों का, तो इनका माध्यक क्या निकलेगा, इस कलेक्शन में मीडियन का वैल्यू कितना निकलेगा, तो उसके लिए फार्मूला बन जाएगा सम हो जाने पर, n का मान सम होने पर मीडियन ज्ञात करने का फार्मूला होगा n/2वें पद और n/2 + 1, ध्यान दोगे +1 बाद में जोड़ा गया, n/2 + 1वें पद का औसत माने एवरेज वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले n का मान हम लोग क्या देखें, तो यहाँ पर 12 आंकड़े लिए गए हैं, तो n के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 12/2 वे पद और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे 12/2 + 1वें पद का औसत। पद का मान नहीं लिखना है, पद के मान का औसत निकालना है। ठीक है, इसमें कटोगे तो 6, इसमें भी कट दोगे तो 6, तो 6 तो क्या हो जाएगा यानी छठे पद, है ना, छठे पद और 6 + 1 कितना हो जाएगा 7वें पद। ठीक है, 7वें पद का औसत। ठीक है, सजे हुए क्रम में देखिए छठा पद कौन सा है 1 2 3 4 5 6, ये छठा पद हो गया। और सातवां पद कौन सा होगा 1 2 3 4 5 6 7, ये सातवां पद हो गया। ये 6th पोजीशन में है और ये 7th पोजीशन में है। इनका इन मानों का औसत निकालना है, यानी 5 और 6 का औसत या एवरेज निकालना है। तो 5 और 6 का एवरेज कैसे निकलेगा, आप कहेंगे यहाँ 6 और 7 का एवरेज निकाल देंगे। अरे 6 और 7 का एवरेज नहीं निकालना भाई,
इसके वैल्यू का जो है एवरेज निकालना है तो 6 नंबर के टर्म या पद हो गए आपके 5 और 7th जो है टर्म हो गए 6। तो 5 और 6 का एवरेज निकालना है तो 5 + 6 कर दें। और औसत की बात हो रही है तो औसत का मतलब एवरेज होता है। तो औसत कैसे ज्ञात किए जाते हैं? तो औसत या एवरेज का सूत्र होता है प्रविष्टियों का कुल योग बट्टा प्रविष्टियों की कुल संख्या। तो हमने यहाँ पर कितनी प्रविष्टियां लिए हैं, कितने आंकड़े लिए हैं? 2 आंकड़े लिए हैं। तो आंकड़ों का कुल योग बट्टा आंकड़ों की कुल संख्या, तो आंकड़ों के मान हो गए 5 और 6, उनको आपस में जोड़ेंगे और उसको भागा लगा देंगे, डिवाइड कर देंगे कितने से? 2 से। 2 से क्यों? क्योंकि यहाँ हमने 2 आंकड़े का जो औसत निकाला है। तो हो जाए कितना? 5 + 6 कितना? 11/2, यानी प्राप्त मान हो जाएगा 5.5। तो इन अवर्गीकृत आंकड़ों का जिसमें 12 आंकड़े होंगे उनका मीडियन निकलेगा, उनका माध्यक निकलेगा 5.5। आप देख लीजिए ये इन आंकड़ों के कलेक्शन में यद्यपि 5.5 के मान शामिल नहीं है। ठीक है, 5.5 का मान शामिल नहीं है। देखिए इन आंकड़ों में कहीं 5.5 नहीं है, फिर भी इनका माध्यक निकल रहा है 5.5। आ गई समझ में? यानी आप माध्य और माध्यक के बारे में क्या देखें? किसी भी प्राप्त आंकड़े का माध्य मान और माध्यक का जो मान है वह इन जो है आंकड़ों में से भी हो सकता है और आंकड़े के बाहर भी हो सकता है। लोग आते हैं बहुलक पर। बहुलक को अंग्रेजी में क्या कहा जाता? तो बहुलक को अंग्रेजी में मोड कहा जाता है। चलते हैं बहुलक के विषय में जानते हैं। सबसे पहले इस बात की चर्चा होगी कि आखिरकार आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने की आवश्यकता कब होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी हम लोग कोई आंकड़े का कलेक्शन लेते हैं, आंकड़े का संग्रहण करते हैं, तो हमारे पास ढेर सारे आंकड़े जुड़ते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक या मध्य का फार्मूला होता है, मोड का फार्मूला क्या? सर्वाधिक बारंबारता वाले आंकड़े। सबसे अधिक बार कौन से आंकड़े आए हैं? तो यहाँ लिए गए प्रविष्टियों में आप देखें सबसे अधिक बार कौन से आंकड़े हैं? तो 7 की राशि आई कितनी बार? 2 बार। 4 की राशि कितनी आई? 2 बार, है ना। उस प्रकार से देखिए 2 की राशि कितनी आई? 1 बार, मैंने 2 की बारंबारता 1 है। 8 की राशि कितनी बार आई है? तो 1 बार, उसकी बारंबारता 1 हो गई। इस तरह से सभी बारंबारताओं को जब चेकअप करेंगे तो आपको क्या लिखेगा? इसमें सर्वाधिक बारंबारता वाले आंकड़े कौन से हैं, है ना। तो ध्यान दीजिए, एक उदाहरण ले लेते हैं हम, इसको फ्रेश कॉपी में थोड़ा सा ले लेते हैं कि बहुलक माने सर्वाधिक बारंबारता वाले आंकड़े। जैसे एक दूसरा कलेक्शन ले लेते हैं हम, 6 2 7 9 4 5 8 6 7 6 2। ठीक है, इस आंकड़े में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आंकड़े हमने लिए हैं। तो उन 11 आंकड़ों में से कौन सा आंकड़ा जो हुआ है वो सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है? किसका रिवीजन, किसका रिपीटेशन सबसे अधिक हुआ है? तो आप देखेंगे इन आंकड़ों में 6 की बारंबारता कितनी है? तो 6 देखिए कितनी बार आई है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 6 की बारंबारता हो जाए कितनी? 3। यहाँ पर आंकड़े का मान या x मानिए और ये बारंबारता को f कहिए। तो 6 की मान आई कितनी बार? 6 की मान आ गई 3 बार। तो 6 की बारंबारता 3। 2 की बारंबारता कितनी है? 2 बार आई है। 2 की बारंबारता 2, 2 की बारंबारता 2। अब आंकड़े 7 की बारंबारता देखिए 1 2, 7 की बारंबारता 2। 9 की बारंबारता देखिए तो केवल 1, 9 एक बार आई है तो 9 की बारंबारता हो जाएगी 1। आंकड़े 4 की बारंबारता देखिए 1, तो 4 की बारंबारता है 1। आंकड़े 5 की बारंबारता देखिए तो 5 की बारंबारता है 1, एक बार आई है। अब आंकड़े 8 की बारंबारता कितनी है? 1, तो 1। तो यहाँ लिए गए आंकड़े में से देखिए सबसे अधिक बारंबारता किस आंकड़े की है? किस आंकड़े का बारंबारता सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक बारंबारता या फ्रीक्वेंसी जो है किसका है? 6 का है। यानी इस आंकड़ों के समूह में सबसे अधिक बार आने वाली जो संख्या है वो 6 है। तो सर्वाधिक बारंबारता वाले आंकड़े जो हो गए वो कितने हो गए? 6। आंकड़े का मान लिख दीजिएगा क्योंकि कई बार की बच्चे ये समझ बैठते हैं सर्वाधिक बारंबारता वाले आंकड़े, तो कई बार की वो क्या करते हैं? बारंबारता लिख देते हैं। अरे भाई बारंबारता नहीं लिखनी है, आपको बारंबारता नहीं लिखनी है, लिखनी है सर्वाधिक बारंबारता वाले आंकड़े का मान कितना है।
अब आप विद्यार्थी कहेंगे अगर ऐसा हो गया किसी अवर्गीकृत आंकड़े में, मान के चलिए 6 की बारंबारता 3 है और अगर 7 की भी बारंबारता 3 हो जाती, अधिक बारंबारता जो होगी वो तो 3 होती, लेकिन उनके आंकड़े कितने होंगे? तो 6 की राशि भी 3 बार आई है और 7 की राशि भी 3 बार आई है। तो 6 की राशि भी 3 बार आई और 7 की राशि भी 3 बार आई है, और ये 3 की जो राशि है या 3 की जो बारंबारता है वो सर्वाधिक बारंबारता है। तो इस स्थिति में हम बहुलक का मान क्या रखेंगे? तो याद रखिएगा उस स्थिति में आपके ये दोनों ही मान दिए गए आंकड़े का बहुलक हो जाएगा 6 और 7। तो यहाँ पर 6 है ना, और 7, इसके दो जो है बहुलक हो जाएंगे। 6 की राशि भी होगी और 7 की राशि भी हो जाएगी क्या? बहुलक। यदि मान के चलिए संख्या जो है 5 की राशि भी अगर 3 बार आ जाती और ये सर्वाधिक बारंबारता वाले आंकड़े में शामिल होता, तो उस स्थिति में इसके 3 जो है बहुलक बन जाते, 6, 7 और 5। 6, 7 एंड 5 3 को बन जाते। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये हो गया अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करने के तरीके। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग ये वीडियोज अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए जहां पर हम अवर्गीकृत आंकड़े के बाद वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करने के तरीकों की चर्चा करेंगे।